नमस्कार। जीवन के आनंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है एग्जाम स्ट्रेस नेविगेशन, और इस पर चर्चा के लिए जो विषय विशेषज्ञ, जो मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका नाम है डॉक्टर नितिन सारस्वत। डॉक्टर सारस्वत इंटरनेशनल लाइफ कोच होने के साथ ही मोटिवेटर काउंसलर हैं और पूरे विश्व में लोगों की सहायता कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों की समस्याओं से निजात मिले और किस प्रकार लोग स्ट्रेस फ्री जीवन जिए और आनंदमय जीवन कैसे जिए, इस पर डॉक्टर सारस्वत लगातार काम कर रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान विषय विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, जो प्राचार्य हैं राजकीय महाविद्यालय जय सिंहपुरा खोर जयपुर में। डॉक्टर श्रीवास्तव अनेक विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में रिसर्च पर्सन हैं। देश विदेश में पत्रवाचन और सत्र संचालन कर चुके हैं। आपका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में बराबर का अधिकार है। ऐसे विद्वान मेहमान का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जीवन में यदि एक चीज है जो मृत्यु और जन्म के साथ साथ हम सब के आती है, तो मैं कहूंगा तनाव। जी हाँ, इतना बुरा भी शब्द नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो यदि आपके और मेरे जीवन में तनाव ना होता तो शायद हम बहुत अच्छी प्रगति के मार्ग पर भी नहीं होते। स्ट्रेस इज an overused, over-abused word, and today we are going to talk about stress, and especially a stress that is introduced to us as we are born in the world, in the realm of education. मेरे साथ हैं मेरे साथी और एक बहुत ही विख्यात पर्सनैलिटी डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, हम और मैं आपका साथी डॉक्टर नितिन सारस्वत। आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन स्ट्रेस के बारे में। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या मैं सही हूं यदि मैं ये बात कहूं कि हमारे जीवन में स्ट्रेस का जो पहला वास्तविक आउटर स्ट्रेस का जो पहला रियल परिचय होता है, प्रेशर, स्ट्रेस, वो एजुकेशन के थ्रू ही होता है, या फिर एक कदम और आगे जाकर ये बात कहूं कि एजुकेशन का शायद फर्स्ट पर्पस ही ये होता है कि वो एक इंड्यूस्ड स्ट्रेस से हमें दो चार होना सिखा सके? खूबसूरत बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस डायमेंशन से शुरू करूंगा कि इसमें हमारा प्रिजम्पशन है कि हर व्यक्ति एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ अग्रसर है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट ट्रू in the entire world and especially in India. हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे बच्चों की संख्या ऐसी है जो फॉर्मल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस नहीं होते। बहरहाल आपकी मुराद क्योंकि उस स्ट्रेस से है जो एजुकेशन से डेवलप होता है या एजुकेशन की वजह से आता है, और जिसको हम ये कहते हैं कि कभी कभी हम शायद जानबूझ करके उस स्ट्रेस को अंदर डालने की कोशिश करते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के निखार में, यानी कि हमारे बालकों के, हमारे बच्चों के व्यक्तित्व के निखार के प्रति सकारात्मक क्रिया करे। तो ये बात काफी हद तक ठीक है कि जब एजुकेशन का प्रेशर धीरे धीरे बाल्य मन पर, बाल्य हृदय पर पड़ना शुरू होता है, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे प्राय स्ट्रेस में आते हैं। इसके ऊपर हमारे जो शिक्षाविद हैं वो, या हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके जैसे विद्वान लोग, वो निरंतर मंथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और शिक्षा को इस प्रकार से दिए जाने की कला पर, ऐसी शिक्षा को इस प्रकार से दिए जाने के विज्ञान पर निरंतर विचारशील हैं कि कैसे एजुकेशन में से स्ट्रेस को कम से कम किया जा सके। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आपने कि कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सके, और आज की हमारी जो ये चर्चा है इसका भी मुख्य विषय ये है। आपकी इजाजत लेते हुए मैं इसको थोड़ा सा वर्ड को चेंज करना चाहूंगा। हम बात करना चाहते हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम जब बात करते हैं स्कूल के बच्चों से और हम बात करते हैं पीएचडी होल्डर्स से, मेरा सौभाग्य है कि अब तक मैं करीबन 50 से अधिक पीएचडी होल्डर्स के साथ काम कर चुका हूं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, सक्सेसफुल
एंड मीडियोकर, अगर इनके बीच में आप सबसे बड़ा एक अंतर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो लोग स्ट्रेस को जितना अच्छा नेविगेट करते हैं वो लाइफ में उतना ही अच्छा राइज करते हैं। डॉक्टर दीपक, मैं इस वर्ड पे आपका तवज्जो चाहूंगा कि मैं लगातार लोगों से कहता हूं कि हमें स्ट्रेस को नेविगेट करना है, स्ट्रेस को अपना साथी बनाना है, स्ट्रेस को खत्म करना जैसा वर्ड नहीं है। स्ट्रेस एंड प्रेशर नीड टू बी यूज्ड। क्योंकि आप तो फिलॉसफी में हैं, तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगा इस पर। बहुत जिसको कहना चाहिए कि ये इसेंस है, ये पिवट है कि आपके फेलियर और सक्सेस के बीच में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो आपका प्रेशर है। और प्रेशर तो अपनी जगह ठीक है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दैट प्रेशर। आप उस प्रेशर को तो नेविगेट, आई थिंक आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर हैविंग यूज्ड दिस टर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। मैं ये कहूँगा आपसे, आपने 50 से ज़्यादा PhD होल्डर्स से बात की है। मैं शिक्षा के पेशे में हूँ, सौभाग्य से मेरे पास रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं। देखिए, हम जिसको नेविगेशन कह रहे हैं इसमें कोई इस तरीके की क्वांटिफाइबल लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है कि कहां पर लाइन खींच करके आप ये कहेंगे कि साहब यहां से पहले तो रीजनेबल कंसर्न है और इस लाइन को क्रॉस करने के बाद में एक कदम लेते ही ये स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक इनडिस्क्रीट लाइन है। सवाल ये है कि आप अपने आप को इस लाइन पर किस जगह अवस्थित करते हैं। यदि आपका काम आप इसको एक पॉजिटिव चैलेंज की तरीके से लेते हैं। पॉजिटिव चैलेंज में और स्ट्रेस में फर्क कहां आता है? जब आप चीज को पॉजिटिव चैलेंज की तरीके से लेते हैं तो आप अपनी सारी एनर्जीज को रीस्टोर करके कहते हैं कि आई विल मीट द चैलेंज, I'll be better of the challenges that occur। और यदि आप ये करने से चूक जाते हैं, ये करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट आप पहले पकड़ लेते हैं, अपने आप से आप अपेक्षाएं ऐसी पाल लेते हैं या अपनी एजुकेशन के रिटर्न्स ऐसे आप देख लेते हैं जो कि अनरीजनेबल है। आई टाइम एंड अगेन यूज द वर्ड अनरीजनेबल फॉर दैट बेटर नेविगेशन, कि आप इस तरीके से अपेक्षाओं को अपने ऊपर ओढ़ लें और नहीं कर पाएं, तो वही चीज जो पॉजिटिव चैलेंज है वो उस चीज में कन्वर्ट होता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस का मतलब ही ये है कि आप अपनी मेंटल कंडीशन को उस स्थिति में ले जाते हैं जहां पर आपकी क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती है। तो आई थिंक एक रीजनेबल कंसर्न होना, एक चैलेंज लेना इज वन साइड ऑफ द लाइन, एंड to be under stress is another side of the line, but it is very difficult to draw a line। तो ये लाइन खींचना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। और फिर मैं कहूंगा कि आपकी एक रैशनैलिटी काम करती है कि हाउ मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, हाउ मच टू टेक चैलेंज एज अ चैलेंज, एंड व्हेन डू यू एक्चुअली fall unfortunate enough to allow that challenge to become a stress। ब्यूटीफुल। इस पूरे की पूरी वार्ता का मुख्य मकसद है आपको कुछ समाधान तक पहुंचाना। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ माइंड ट्रेनर आपको अपने अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। डॉक्टर दीपक जो दिन रात स्टूडेंट्स से ही घिरे रहते हैं, वो प्रैक्टिकली आपके साथ बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हम स्ट्रेस नेविगेशन किस तरीके से कर सकते हैं। पहली बात, यदि आप स्ट्रेस के पूरे कुनबे को पहचानना चाहें तो मैं कहूंगा इट स्टार्ट्स विद अ वरी। आप सबसे पहले वरिड होते हो, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जब आप वरिड होते हो और आप उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते तो आप एंग्शियस होते हो। जब आप एंजाइटी के साथ रहते हो तो फिर आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट होता है। यदि आपने स्ट्रेस को नेविगेट नहीं किया तो यही स्ट्रेस एक पैनिक में कन्वर्ट होता है, और अगर ये पैनिक आपने अच्छे से नेविगेट नहीं किया तो फिर आप एक कोलैप्स पर जाते हैं। पर इसी स्ट्रेस को अगर हम थोड़ा सा, पहला स्टेप मैं आपसे कहूं तो क्या कहूंगा, यदि आप स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें स्ट्रेस की तरह से, आप अपने आप को इतना भी पहचानना शुरू करा दें कि ये जो मुझे हो रहा है स्ट्रेस हो रहा है,
तो भी आप स्ट्रेस के साथ बहुत अच्छे से नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एंजाइटी के साथ नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक और टिप के बाद मैं डॉक्टर दीपक के पास जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी प्रैक्टिकल टिप्स दें जो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ देखी होंगी। अगर कभी भी आप एग्जामिनेशन से पहले आपका माइंड आपको सबसे पहले जब माइंड को स्ट्रेस पैदा करना होता है तो वो क्या करता है, वो आपको स्पेक्युलेटिव पाथ पे लेके जाता है, आपको कयास लगाने पे लेके जाता है। तो पहला कयास क्या लगाता है, वो उसे आपको ऐसा एहसास कराता है कि आपको कुछ याद ही नहीं है, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो जैसे ही आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग पे आप आते हो तो तुरंत आपका एक एंजाइटी स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपने जो याद किया है वो एग्जामिनेशन में आप भूलोगे नहीं। जो एग्जामिनेशन है उसके साथ होने वाला ये एक माइंड का एक गेम है कि वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप सब कुछ भूल गए हो, जबकि ये एग्जैक्टली सच नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डीप ब्रेथ लेने हैं और अपने आप को याद दिलाना है। दिस इज द स्पेक्युलेशन ऑफ माइंड। डॉक्टर दीपक, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? गजब का ऑब्जर्वेशन है आपका। मतलब आपने वो चीज़ पढ़ी जो कि होती बहुत आम है, लेकिन लोगों का ध्यान इसकी तरफ आमतौर पर नहीं जाता। ये जो एग्जामिनेशन में भूल जाने की बात है, आपका हॉल टिकट लेकर के आप अंदर घुसे, आप सीट पे बैठे, आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में पता नहीं क्या मुझसे पूछा जाने वाला है, और आपको एक ब्लैकआउट दिखाई देता है। आपको ये लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर के कहते हैं, ओह ये तो ये लिखना था, इसमें मुझे तो ये सब आता था, पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग को। तो ये जिसको मैंने कहा ना कि सिचुएशनल स्ट्रेस की मैं बात कर रहा था, कि उसमें आप एक इस तरीके की चीज़ डेवलप कर लेते हैं। इसके कई सारे फैक्टर्स पीछे से काम में आते हैं। एक तो जो आपने पढ़ा है, याद किया है, हमारे यहाँ याद करने का बड़ा महत्व है एग्जामिनेशन में, उसके अलग आयाम खुलते हैं उससे, वो अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने याद किया था और वो मुझको याद नहीं आ रहा है, इसमें कई बार तो समस्या ये होती है कि आपने जो याद कर लिया वो बिना समझे याद किया है, यानी कि आपका माइंड आपको सीक्वेंशियल सिग्नलिंग नहीं करता है। तो आपको ये लगता है कि मेरे को चीज़ें इमेज की तरीके से याद हैं, या तो वो फोटो मेरी इमेजिनेशन में रिक्रिएट हो जाएगी या फिर वो नहीं होगी। सो इट इज़ more like a screenshot than a text message। ये शायद मैं मेरी बात समझा पाऊँ। दूसरा ये होता है कि मैंने जो भी किया है उसके ऊपर मुझे, क्योंकि वो इतना रवा नहीं होता, वो मैंने उसको संभवतः उतना टाइम नहीं दिया, तो मेरे अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, खुद एतमाद की कमी होती है। तो मुझको ये लगता है कि वो सब चीज़ें मुझे याद नहीं। और तीसरी चीज़, वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस, परेशानी, रिजल्ट और फ्यूचर, ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो ये मिलकर के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आप एग्ज़ाम में कई बार जिसको कहते हैं कि आप आता जाता भी भूल जाते हैं। और ये आप ये देखेंगे बहुत छोटे बच्चों में, जिनसे 2 का पहाड़ा लिखने के लिए कहा जाता है, उनसे लेकर के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चों तक। बच्चे तो कहाँ होते हैं, वो तो 30 साल के युवा होते हैं, पुरुष महिलाएं होती हैं, लेकिन उनके सामने भी आप उनको भी हॉल से बाहर आकर के ये देखेंगे बात करते कि ओहो मुझे तो ये थ्योरी पता थी, मुझे तो ये चीज़ याद थी, और ये मुझको याद नहीं आया, मैं भूल गया। तो ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि चीज़ों को मगिंग वाली जो चीज़ है, वहाँ लेकर के शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने उसको केवल याद किया था। तो याद करने के साथ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बजाय उन टॉपिक्स के कि जो हमने समझे हुए होते हैं। बिल्कुल सही। पर इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा, कई बार आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका माइंड आपके साथ एक गेम खेलेगा, एक जिसे हम साइकोलॉजी में ब्रेन फॉग कहते हैं। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल टू फील ब्रेन फॉग जस्ट बिफोर अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे जस्ट पहले आपका माइंड आपको ऐसा एहसास करा सकता है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, एंड दिस इज कॉल्ड अ ब्रेन फॉग मोमेंट। आपको सिर्फ क्या करना है, स्माइल करना है और नेविगेट करने के लिए खुद को याद दिलाना है, दिस इज अ ब्रेन फॉग मोमेंट। मेरी तैयारी कहीं ख़राब नहीं जाने वाली,
ये सिर्फ एक मोमेंटरी ब्रेन की ट्रिक है, एंड आई जस्ट नीड टू नेविगेट थ्रू दिस ट्रिक ऑफ माई माइंड। जो सेकेंड चीज की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं वो है जो सेकेंड स्ट्रेसर आपके माइंड की तरफ आता है, दैट इज आपका माइंड अचानक आपको ये याद दिलाने लगता है एग्जाम में कि आपको क्या क्या कोर्स बचा हुआ है या क्या क्या आपको नहीं आता। जैसे ही आपका माइंड व्हाट आई डू नॉट नो, व्हाट आई हैवंट फिनिश्ड येट पे आता है, तो वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है, और ये एंजाइटी एब्सोल्युटली काउंटर प्रोडक्टिव होती है। आपको इस स्ट्रेसर को, स्ट्रेस के लिए एक स्ट्रेसर चाहिए। अगर आपने इस स्ट्रेसर को मैनेज कर लिया तो अब आप इस स्ट्रेस से भी नेविगेट कर जाएंगे। आपको सिर्फ कितना करना है, अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैंने जो नहीं किया उसके बारे में अब मैं सोचूंगा ही नहीं। मैं केवल जो मैंने किया है उसके साथ साथ मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूं मेरे टाइम के बीच में, उसको कवर करूंगा। इट्स नॉट अबाउट trying to get to everything, it's about trying to get to things that remain with you and not to take stress of what you do not know। जब आप जो नहीं जानते उसका स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो अब आपका माइंड आपको स्ट्रेस की डार्क गलियों में ले जाना शुरू कर देता है, और यहीं से आपको अपने आप को नेविगेट करना है। क्योंकि डॉक्टर दीपक ने दुनिया के कुछ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स पास किए हैं और उन्होंने लोगों को एग्जाम्स पास करते देखा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं चाहता था कि ये सवाल उठे और मैं इस पर मेरे तजर्बात भी और मेरी समझ भी शेयर कर सकूं। बहुत आपने एक जिसको कहना चाहिए कि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इट लुक्स वेरी नेचुरल कि एक ब्रेन फॉगिंग हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हाउ टू डीफॉग योर ओन माइंड और ब्रेन, आप क्या कहते हैं। और दूसरा सवाल आपका इससे जुड़ा हुआ है कि इसको अपन कैसे नेविगेट करें। मैं सोचता हूँ कि दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक ही बात निकल के आती है। हम एग्जामिनेशन को पता नहीं किस तरीके का एक टेस्ट समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं जिस भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हूँ, जिस भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, वो जो कुछ भी हो वो एक हवा नहीं है। मैं उससे घबराऊं नहीं। आई एम गोइंग टू फेस इट, सो आई मस्ट फेस इट इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। दूसरी चीज ये है कि मैं अपने आप से कोई झूठ न बोलूं, कोई बैड फेथ नहीं है। मैं ये ना सोचूं कि मेरा क्या इंप्रेशन खराब होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि मैं किसी चीज को डॉज करने की कोशिश नहीं करूं। आई मस्ट टेक द रियलिटी एज इट इज। मुझको आता है तो आता है, और सपोज मुझे नहीं आता है तो मुझे नहीं आता है, लेकिन जो मुझको आता है मैं उसको कैसे खोऊं नहीं, हाउ टू रिटेन व्हाट आई नो, दैट इज द इशू। वो ही इशू है जिसको मैं डीफॉगिंग कहूंगा। आप एग्जाम हॉल में जाएं, आप इंटरव्यू में जाएं, आपने स्माइल, और माशाल्लाह आपकी तो स्माइल ऐसी है कि बहुत सारों का स्ट्रेस वैसे ही ख़त्म कर देती है। तो इफ़ यू कैन कैरी सच अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट विल यू सी नॉर्मलाइज, न्यूट्रलाइज, नेचुरलाइज सो मैनी थिंग्स इन अ वेरी सपोजिटली वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। इंटरव्यू बोर्ड में तो वो जानबूझ करके स्ट्रेस लाइक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दे आर हैप्पी विद यू बट दे शो एज इफ दे आर वेरी अनॉयड, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब उनके पास में स्ट्रेटेजी है तो हमारे पास में भी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हाउ टू काउंटर देयर स्ट्रेटेजी। वो सब अलग बातें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास में एग्जाम पेपर आता है और वहीं से मेरा ब्रेन स्टार्ट्स टेकिंग दैट एज अ रेस अगेंस्ट टाइम। मैं जो बहुत जिसको कहना चाहिए मैच्योर बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखते हैं, और जब हम उनके किए हुए काम से रूबरू होते हैं तो हमको साफ पता चलता है कि ये जानता बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये इस एंग्जाइटी में, जो एंग्जाइटी शब्द आप बार बार कहना, इस एंग्जाइटी में इसने अपनी रीजनिंग को स्पॉइल कर दिया है। इसको जो चीज़ पहले याद आई इसने वो चीज़ पहले लिख दी जो बाद में याद आई। एंड सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट यू पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप अपनी बात को उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं कह पा रहे, उतना सीक्वेंशियल नहीं कह पा रहे, उतना तार्किक नहीं कह पा रहे। तो पहला काम क्या करना चाहिए, मान लीजिए कि आपके पास में नॉर्मली एक बड़े एग्जाम में 3 घंटे का एक
पेपर होता है, मैं कहता हूँ 1 घंटे का भी पेपर है, आप जितना भी टाइम आपके पास में से है उसमें से एक मार्जिन निकाल करके ये रखिए कि आप जाइए। पहली बात, आप उस क्वेश्चन पेपर को, अगर आपको लगता है कि आप एंग्जाइटी में, जो कि हमारे यहाँ पर 99% बच्चे होते हैं, आप उसको देखिए ही मत। आप तो उस आंसर शीट को देखिए, किसी और चीज को देखिए कि मुझे क्या करना है। धीरे से आप उसको ऐसे उठाइए एज इफ इट डजंट बिलोंग टू यू, एज इफ इट डजंट डिस्टर्ब यू। फिर आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद में आप उसको एनालाइज कीजिए। अगर आप तैयारी करके गए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको न कर पाएं। सवाल यह है कि आप उसको कर पाएं और किस तरीके से बहुत बेहतर कर पाएं। उसमें से आप टेक अ कूल ब्रेथ, आप मेडिटेशन के जो भी तरीके उसको कहना चाहें, मैं तो एक रफ के कहता हूं कि वो जो फॉग वहां पर जनरेट हो गई है उसको डीफॉग करने के लिए एक ठंडी सांस लें और सीधे आप आंसर लिखना न शुरू कर दें। मैं व्यूअर्स को ये चीज़ बहुत गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का टाइम कितना भी कम हो, उस टाइम का मैनेजमेंट ऐसा हो कि आप पहले अपने रिस्पॉन्स के स्ट्रक्चर को ठीक तरीके से अपने दिमाग में बैठाएं। आप सीधे जवाब लिखने के बजाय उसका एक स्केच बनाएं। उससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप जो कुछ भूल रहे हैं, आपका दिमाग वापस उस टॉपिक में आ जाएगा। आपने जो कुछ पढ़ा था आपको याद आता चला जाएगा। आप एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप एक्चुअल रिस्पॉन्सेस पर आएं। एंड माइंड यू, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत हाई लेवल पर एग्जामिनर्स केवल रिस्पॉन्सेस नहीं देखते, बहुत इंटेलिजेंट एग्जामिनर्स आपका रफ वर्क भी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपको आता क्या है, और आपकी एंग्जाइटी ने तो कुछ गड़बड़ नहीं करवा दी आपसे। तो ये एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं आप इसको एक टेक्निक ऑफ डीफॉगिंग कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कहें, लेकिन ये चीज़ बहुत कारगर है। मैं मेरे स्टूडेंट्स के अनुभव से ये वाली बात आपको कह सकता हूं कि आप उससे घबराएं नहीं, सीधे गुत्थम ना हो, पहले उसका पैंतरा देखें और बाद में अपना पैंतरा चलें। थैंक यू। बस कुछ चीज़ों को अपने जीवन में उतार लें। पहला, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपके पर्सनालिटी को, आपकी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करता। ये एग्ज़ाम केवल इतना ही डिफ़ाइन करता है कि आपने पिछले साल कितनी अच्छी मेहनत की थी। तो ज़िंदगी का कोई भी इम्तिहान आखिरी नहीं होता और ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम आपके बारे में वर्डिक्ट नहीं होता, वो आपकी प्रिपरेशन के बारे में वर्डिक्ट होता है। अगर आप ये भी अपने माइंड में बताएंगे तो आपका स्ट्रेस बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड, ब्रेन फॉग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। अचानक लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, उस समय स्माइल करें, बताएं कि दिमाग मेरे साथ गेम खेल रहा है। डीप ब्रेथ लें और आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। थर्ड, सब कुछ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम पर, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आप अपने टाइम के मैनेजमेंट को जितना अच्छा रखेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। फोर्थ, वो लोग जो एग्ज़ाम वाले दिन मिनिमम 5 से 8 घंटे की नींद लेके जाते हैं वो हमेशा बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो किसी भी हालत में 5 घंटे से कम नहीं सोइए। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। इन एग्ज़ाम्स से अपनी ज़िंदगी को नर्क मत बना लीजिए। एक शेर अंत में, तेरा डर तुझे 100 बार हराएगा, तेरा डर तुझे 100 बार हराएगा, तुझे बस उसे एक बार हराना है। क्या बात है। अपने डर को हराइए और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। इट वाज लवली मीटिंग यू। थैंक यू डॉक्टर श्रीवास्तव। Thank you so much. दिस इज योर फ्रेंड डॉक्टर नितिन सारस्वत। Thank you so much. हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।